सपोज गाड़ी का एक पहिया है जो आगे भी बढ़ रहा है और ओमेगा से घूम भी रहा है, जो आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है। इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं? कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन मोशन। ऐसी चीजें जो लीनियर मोशन में भी है और रोटेशन मोशन में भी है। फिर अभी तक या तो अपन लीनियर की बात करते थे या रोटेशन की बात करते थे, अब दोनों को घुसाते हैं एक साथ। देख, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, मेरे बात ध्यान से सुनो। अगर कभी कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन मोशन में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने को है, या फॉर दैट मैटर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, बाहर का गेट बंद करो। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, अच्छा बहुत बढ़िया सर। प्रोसेस समझना, प्रोसेस जरूरी है, बाकी तो कैलकुलेशन तुम करते रहोगे। ध्यान सुनो, अपन ना एक रैंडम चीज उठाते हैं। मान लो यहां पे एक पॉइंट था ए, ठीक है, जब मोशन शुरू हुआ तो यहां पे एक पॉइंट था टायर के ऊपर मार्क ए। मान लो मैंने आपसे पूछा कि बताओ ए की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी किसी भी टाइम टी पे, तो तुम ए का मोशन ऑब्जर्व करो। ए यहां पहुंचेगा, फिर ऊपर कहीं पहुंचेगा, मतलब ए का मोशन विल बी समथिंग लाइक दिस। बात समझ आ रही है? दिस पाथ इज कॉल्ड एज साइक्लॉइड। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लॉइड पाथ। ये स्ट्रेट लाइन या सर्कुलर मोशन, ये साइक्लॉइड पाथ है। किसका पाथ है ये? किसी एक पॉइंट का। कुछ बात समझ में आई? मान लो किसी भी टाइम टी में मुझे डिस्टेंस निकालनी है कि भाई ये ए कहां पहुंच गया। जैसे मान लो ए पहुंच गया यहां पे, है ना, या यहां पहुंच गया। लेट अस से मुझे ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने को बोल दिया कि भाई कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन दिस। अपन क्या करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। जो सेंटर ऑफ मास है, क्या वो v वेलोसिटी से आगे बढ़ता है? ये जो लीनियर वेलोसिटी होती है किसकी होती है? सेंटर ऑफ मास की। यस और नो? अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं तो क्या ये मेरे लिए सर्कुलर मोशन कर रहा है? अरे यस और नो? किससे? ओमेगा से। एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ये टायर घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। इसको लिख देता हूं v सेंटर ऑफ मास। अरे बताओ यस और? अरे पक्का ध्यान से। किसी भी टाइम t में सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा? vt। पहले बताओ यस और? किसी भी टाइम t में सेंटर ऑफ मास कितना आगे चलेगा? vt। अरे सिंपल सी चीज है, कितना? vt। और किसी भी टाइम t में, पहले यहां पे था a पॉइंट, किसी भी टाइम t में ये घूम कितना गया? ओमेगा t। अरे यस और? अरे पक्का? अरे 100%। बात समझ आई ना? मैंने क्या किया, सुनना मेरी बात ध्यान से। कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन मोशन में कभी भी आपको चीजें सॉल्व करनी हो तो पहले ये देख लो कि सेंटर ऑफ मास कहां जा रहा है। उसके बाद सेंटर ऑफ मास पे बैठ के चीजें ऑब्जर्व करो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे जब भी आप बैठोगे पार्टिकल्स आर डूइंग ऑलवेज सर्कुलर मोशन।
ठीक है, देख सवाल सोल्व हो गया। कैसे? सबसे पहले मैंने डिस्टेंस निकाली कि आगे पहुंच गया vt, उसके बाद मैंने बोला भाई ये घूम जाएगा ओमेगा टी। अब देख ये डिस्टेंस कितनी हुई, देख दिस वाज रेडियस r, अरे यस और नो, ये डिस्टेंस हुई r cos ओमेगा टी, तो ये डिस्टेंस आई r माइनस r cos, क्या मेरे पास वो डिस्टेंस आ गई कि ये कितना ऊपर बढ़ जाएगा? अरे आगे नहीं आ गई। ये डिस्टेंस कितनी हुई r sin ओमेगा टी, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है vt, तो ये कितनी डिस्टेंस आगे बढ़ गया vt माइनस आंसर। अरे एक बार ये आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो निकाल ही सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, खैर वो एक अलग चीज हो गई। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कभी भी आपको कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन की बातें हो तो बेस पकड़ लो उसका कि सबसे पहले सेंटर ऑफ मास देखो कहां पहुंच रहा है, उसके बाद रोटेशनल मोशन देखो। मतलब इसको आपको ब्रेक करना है ट्रांसलेशनल में और रोटेशन में। ट्रांसलेशनल कौन कर रहा है? सेंटर ऑफ मास। और जब आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओगे तो पार्टिकल्स आपके लिए सर्कुलर मोशन करेंगे। फेयर इनफ? डिस्प्लेसमेंट हो गया? हो गया? अब देख यहां से थोड़ा ज्यादा यूज में आता है, किसी भी पॉइंट की ना अपने को वेलोसिटी चाहिए। अब मान लो मैं आपसे बोलूं इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी आपको
कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है किस वेलोसिटी से? ट्रांसलेशनल वेलोसिटी से, ठीक है। और अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं, अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं तो क्या है, बॉडी मेरे लिए गोल गोल घूम रही है। तू सोच मैं तेरे को टायर के बीच में बैठा दूं तो तू टायर को कैसे देखेगा? तो जब आप सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाते हो, आपके लिए ये पार्टिकल नीचे जा रहा है ओमेगा आर से, v इक्वल टू आर ओमेगा। और सही बात है, ये पार्टिकल कहां जा रहा है? ये कहां जा रहा है? ये कहां जा रहा है? अरे ऐसा मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये याद रखना। अगर मुझे किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो उसकी वेलोसिटी निकालो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में और उसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐड करो, काम करना। कुछ बात समझ गए? जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी क्या होगी, तो एक तो इसके पास आगे वाली वेलोसिटी है ओमेगा, एक हम इसमें ऐड कर देंगे VCO, नेट वेलोसिटी। कोई मुझसे पूछेगा इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी बताओ, एक तो इसके पास नीचे वेलोसिटी है ओमेगा और एक VCO है। इसकी नेट वेलोसिटी ओमेगा VCO है। इसकी नेट वेलोसिटी ओमेगा जब तुम टायर को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो ये पॉइंट देख, तुझे कुछ इस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, यस और नो? क्योंकि उसकी नेट वेलोसिटी देख ऐसे, ये पॉइंट आगे जाता हुआ दिखेगा, ये पॉइंट वी नेट। अरे कुछ याद है वेक्टर्स? ये पॉइंट तुम्हें चलता हुआ ही नहीं दिखेगा, या स्लिप होता हुआ दिखेगा, जो भी है, अंडर रूट ऑफ दिस प्लस दिस। हाँ, वो तो करेंगे। कुछ बात समझ आ रही है मैंने क्या किया? जब आप टायर को देखते हो, जब तू इस टायर को देखेगा तो ये पॉइंट क्या तुझे ऐसे जाता हुआ दिख रहा है? अरे दिख रहा नहीं दिख रहा? ग्राउंड से। क्यों ऐसा दिख रहा है? क्योंकि इसके पास एक तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है और एक ओमेगा। क्या मेरी बात कुछ समझ आई? तो किसी भी पॉइंट की अगर वेलोसिटी निकालनी हो ऐसे निकालते हैं, कोई भी पॉइंट हो। कुछ बात समझ आई? दूसरी चीज जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, देख ओमेगा आर प्लस वी, ओमेगा आर प्लस और ओमेगा आर को भी हम क्या लिख सकते हैं? वी, वी इक्वल टू आर ओमेगा, वी प्लस वी इज 2v। ऐसी ब्लंडर कभी भी करने की जरूरत, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। ये ओमेगा आर इक्वल टू वी सर्कुलर मोशन वाली वेलोसिटी होती है। ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी सेम, ये ओमेगा आर को जब आप वी रखते हो, वी इक्वल टू आर ओमेगा, वो सर्कुलर मोशन वाली वेलोसिटी होती है। और ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी सेम नहीं है। हालांकि ये एक समय पे जाके स्पेशल केस में सेम हो जाएगी, हम पढ़ेंगे। एक चीज होती है, मैं आगे अभी तुम्हें आज पढ़ाऊंगा थोड़ी देर बाद, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग मतलब ये होती है कि जब ये बॉडी गोल गोल घूम रही है तो ये स्लिप नहीं कर रही। अब तू सोच, अगर कोई टायर स्लिप करता हुआ टायर देखा है तुमने? सोच, अगर कोई टायर स्लिप नहीं कर रहा, मतलब इट इज नॉट स्लिपिंग, तो ये पॉइंट क्या रेस्ट पे होता है?
यार अगर स्लिप कर रहा है तो ये पीछे या आगे कहीं ना कहीं मूव करेगा, मतलब ऐसे कहीं ना कहीं तो स्लिप करेगा। अगर बॉडी स्लिप नहीं कर रही तो क्या ये पॉइंट जो ग्राउंड के लिए ग्राउंड पे होता है, क्या ये रेस्ट पे होता है? इंस्टेंटेनियसली, हमेशा नहीं, इंस्टेंटेनियसली एट पर्टिकुलर पॉइंट होता है। अगर क्वेश्चन में कभी दे दे, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, प्योर रोलिंग, नो स्लिपिंग, इसका मतलब ये पॉइंट रेस्ट पे है, और अगर ये पॉइंट रेस्ट पे है तो इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी जीरो है, और नेट वेलोसिटी जीरो है, देन VCOM इज इक्वल्स टू, उस पर्टिकुलर केस में हम यहां ओमेगा आर को VCOM रख देंगे पूरे केस में। वो एक स्पेशल केस है प्योर रोलिंग। जनरली प्योर रोलिंग पढ़ने के बाद ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं यार ओमेगा आर को VCOM रखना है, वो हमेशा नहीं। हालांकि हमारे लेवल पे यही बातें होती है नो स्लिपिंग वाली, पर कोई भरोसा नहीं है, अपन यही दे रहे हैं। अगर स्लिपिंग की बातें हो गई तो हम ओमेगा आर को VCOM नहीं रखेंगे। कुछ बात समझ आई? वेलोसिटी हो गया। देख मैं तेरे को वेलोसिटी का एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। मान ले यहाँ पे अपने जय सर खड़े हैं और जय सर ने यहाँ से ये स्केल है, ऐसे स्केल फेंक के मारा, स्केल समझ लो, तो ये ऐसे गोल गोल भी घूमेगा और ये आगे भी जाएगा, अरे जाएगा नहीं आएगा। मान लो ये ऐसे गोल गोल घूम रहा है विद π/6 रेडियन पर सेकेंड, और ये आगे मूव कर रहा है लेट अस से 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर 2 सेकेंड्स। इस पॉइंट की वेलोसिटी बताओ 2 सेकेंड के बाद। देख मैंने कैसे की। सबसे पहले 2 सेकेंड में अगर ये π/6 रेडियन पर सेकेंड से घूम रहा है तो 2 सेकेंड में कितना एंगल घूम जाएगा? π/3। अरे पक्का? मान ले हमारा स्केल हो गया कुछ ऐसे, ये तो ये π/3 घूम गया, मतलब ये एंगल कितना बचा? 30 डिग्री, और ये हमारा पॉइंट 1।
बोलिए यस और नो। कोई तकलीफ? अरे पक्का? इस पॉइंट पे इस ए की घूमने की वेलोसिटी कितनी होगी? ओमेगा, दैट इज पाई बाय 6 इंटू रेडियस इज हाउ मच? 2, 4 मीटर की होता है। अरे पक्का? अरे ठीक है। और इसमें हम ऐड कर देते हैं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी? और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? ये है 30, ये है 90, 60। क्या इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? आंसर ये चीज मैं बताता हूं। कभी भी किसी पॉइंट की वेलोसिटी पूछी जाए, सबसे पहले देख लो घूमा कितना, और फिर उसमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐड कर दो। काम बताओ। Got it? सर 30 डिग्री के 30 डिग्री इसका ये? हां अरे देख 60 डिग्री घूम गया। हां बराबर घुमा ना? हां जब 60 घूम गया तो 30 बचा यहां से। हां हां मेरे को हां क्यों इतनी नींद आ रही है भाई साहब तेरे को? हाँ क्या कर रहा था रात में? एक तो तू क्लास में आके सो रहा है, तो मेरे को ये पता नहीं कि तू रात में क्या कर रहा था। ऊपर से तेरी उंगलियों में पट्टी लगी है। अरे ये तो और मेरा दिमाग बहुत खराब है। मैंने कब कुछ ये सब करो मत अभी। क्या गंदे लोग। बच्चों की बात कर रहा हूँ, दिमाग में गंदगी भर गई। आपके कौन सी अच्छी होगी? हो गया? अब जैसे इसको देखो, एक्सेलरेशन में भी सेम कहानी चलती है। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। वही जो आप वेलोसिटी में कर रहे थे, मतलब घूमने वाला एक्सेलरेशन निकाल लो और उसमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ऐड कर दो। एग्जैक्टली सेम। तो जैसे किसी भी पॉइंट का आप देखो, सपोज इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो घूमने वाले इसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे, यस और नो? एक नीचे होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक अंदर होगा रेडियल एक्सेलरेशन। इस पॉइंट के पास देखो, एक अंदर होगा रेडियल एक्सेलरेशन, एक पीछे होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो सकता है अगर ये बॉडी घूमते समय एक्सेलरेट नहीं करेगा। इसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे, एक ऊपर होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक अंदर होगा रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
अगर मुझसे कोई पूछेगा अरे तुमको फॉर्मूला याद है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज व्हाट अल्फा, रेडियल एक्सेलरेशन इज व्हाट ओमेगा स्क्वायर आर। अरे सही है ना, v स्क्वायर बाय r ओमेगा स्क्वायर r। अगर कोई मुझसे पूछेगा भैया ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नेट एक्सेलरेशन बताओ, तो मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐड कर दूंगा। यहां वेलोसिटी में हम 2 वेक्टर ऐड करते थे, यहां 3 वेक्टर ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि घूमते टाइम 2 एक्सेलरेशन हो सकते हैं, नहीं होंगे तो बात ही अलग हो गई, बट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगेन ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास सेम, ये कब सेम होगा, प्योर रोलिंग, नो स्लिपिंग। अगर नो स्लिपिंग दिया जाएगा तब हम इसको सेम रख देंगे, वो एक अलग चीज होगी, अदरवाइज नहीं। गॉट इट? और बाकी एक दो क्वांटिटीज मैंने तुमको कल बताई थी लेक्चर के बीच बीच, जस्ट फॉर रिकैप। अगर कोई बॉडी घूम रही है और चल रही है और उसका लीनियर मोमेंटम पूछा जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। घूमते समय कोई लीनियर मोमेंटम, कोई एंगुलर मोमेंटम पूछ ले तो हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि घूमते समय एंगुलर मोमेंटम डिपेंड करेगा कि उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी है और आई ओमेगा, इसमें दोनों कंपोनेंट आएंगे। ये बात हम कल कर चुके हैं। कोई काइनेटिक एनर्जी पूछ ले बॉडी की, हाफ जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं तुमसे काइनेटिक एनर्जी पूछता तो हाफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर प्लस हाफ आई इनटू ओमेगा स्क्वायर, ये बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है। इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रखेंगे हम इस रॉड का, ml स्क्वायर बाय 12, सेंटर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूं। याद होनी चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए ये टाइम पास के लिए नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें याद नहीं होगा, तुम्हें ये नहीं याद होगा बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां है, तो कहानी खत्म है। बात समझ आई? अब इस पे सवाल करते हैं।
ये हो गया। कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, एक तुम करना। ध्यान से देखो, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास 2 kg है, रेडियस 2 मीटर है। ये आगे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से और घूम रहा है 2 रेडियन पर सेकंड से। ठीक है, एक पॉइंट लिया ए, तुमसे पूछा एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए। क्या पूछा? एंगुलर मोमेंटम अबाउट, मान लो ये उल्टा लग रहा है, चलो और इधर आगे जा रहा है, घूम ऐसे रहा है पर जा आगे रहा है, जिसे बोलते हैं स्लिपिंग वाला केस। अरे बॉल को ऐसे घुमा के आगे फेंक दो, घूम उल्टी रही है पर जा आगे रही है, कुछ उस टाइप की बात। ठीक है, सबसे पहले एम आर क्रॉस वी, एम आर क्रॉस, क्या मेरा आर वेक्टर ऐसे है? क्या जब मैं आर साइन थीटा करूंगा तो ये डी डिस्टेंस आएगी? तो डायरेक्टली मैंने लिखा मास इंटू डिस्टेंस इंटू वेलोसिटी। इस बात समझ में आया कहां से आया? एम आर क्रॉस वी। ठीक है, डायरेक्शन आर क्रॉस वी, अंदर। इसके बाद एक और एंगुलर मोमेंटम आएगा आई ओमेगा। क्या आएगा? आई इंटू ओमेगा, डायरेक्शन बाहर। तो क्या दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे? अरे यस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो सॉलिड स्फीयर का। अबे सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो। भैया काम नहीं चलेगा ऐसे। 2/5 इंटू मास इंटू आर स्क्वायर 16/5 उठा के रख देंगे आंसर। कुछ बात समझ में आई? सिमिलरली इसी बॉडी की अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पूछता, क्या आप निकाल देते? कैसे? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं इस बॉडी का लीनियर मोमेंटम पूछता तो अपना आंसर क्या होता? मास इनटू वेलोसिटी। 10 घूमने से कोई मतलब, इस टाइप की बातें होती है कंबाइंड मोशंस में। गॉट इट? एक तुम करो। नेगेटिव में आ सकते हो यार नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है? वो तो डायरेक्शन दिखाएगा। अरे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन दिखाएगा। अगर ये क्वांटिटी बड़ी है तो नेट एंगुलर मोमेंटम जो है वो अंदर होगा, अगर ये क्वांटिटी बड़ी है तो नेट एंगुलर मोमेंटम बाहर होगा। वो डायरेक्शन दिखाएगा।
मिटा दो उसको। आ गया सॉल्व आंसर। नहीं ए पॉइंट बदल दिया मैंने, डेटा नहीं बदला है, बस डायरेक्शन बदली है। सर तो आंसर सेम ही रहेगा। खास फर्क तो नहीं आ रहा, डायरेक्शन थोड़ी सी बदल दी है। आर क्रॉस वी कितना आएगा अंदर, और आई ओमेगा भी अंदर आएगा, दोनों ऐड होंगे। आई कितना होता है 12 स्क्वायर बाय 12, 2 into 6 स्क्वायर by 12 into 2, ये आंसर मैच हुआ है। सर वो 1 एंगल फिर से समझिए वो 2 into 1 into 10 आपको लिखा है देख बेटा, आर वेक्टर ये ठीक है ना, ठीक है। सो एम आर क्रॉस वी, एम आर इंटू वी इंटू साइन थीटा, आर साइन थीटा कितना आता था बी पर, एमवीडी। इंटू 1 नहीं, ये यहाँ पे थोड़ी आएगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहाँ है ना, ये आएगा, अरे 10 मीटर पर सेकंड यहाँ से है ना, सो आर वेक्टर ये आएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी है 3 1, 2, और डायरेक्शन बाहर आएगी।
अब ठीक है, अब ठीक है ना? ये तो बेसिकली वेलोसिटी वेक्टर और ये आर वेक्टर, तो ये डिस्टेंस कितनी है 2, तो मास इंटू 2 इंटू वेलोसिटी इज 10, ठीक है? और डायरेक्शन बाहर, उसकी डायरेक्शन अंदर, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। अब ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछता तो बता सकते थे। काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सिंपल ही गिरती है, सबसे ज्यादा टिपिकल एंगुलर मोमेंटम ही गिरता है, ठीक है? आई ओमेगा, आई का यूनिट क्या होता है केजी मीटर स्क्वायर, ओमेगा का रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, या एम आर क्रॉस वी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। लिखा नहीं समझ में आया ना? हाँ खुद करना, देख के आया। नहीं समझ प्योर रोलिंग, इसको समझो थोड़ा। ये भी मैंने तुम्हें बताया, प्योर रोलिंग अगर दिया होगा दैट मींस, मैं तुम्हें एक मिथ बताता हूं जो तुम्हें बचपन से बताया जाता है, जो तुम आज तक 9th में पढ़ते आए थे। तो बताता हूं क्या, अगर मैं यहां से कोई चीज फेंक दूं, क्या थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगी? अगर मैं यहां से कोई चीज फेंक दूं, क्या थोड़ी दूर जाकर रुक जाएगी? कौन रोकेगा उसको? Which force is responsible for stopping that object? नहीं होता। देख, जाके बोलने मत लगना 9-10 में, पीटने लग जाएंगे, सर लोगों को बोलेंगे सर गलत से पढ़ाते हो, 9-10 में समझ में भी नहीं आएगा। खैर, नो स्लिपिंग। नो स्लिपिंग मतलब ये पॉइंट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे है ग्राउंड के केस में। किसके केस में? ग्राउंड के केस में। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बिकम इक्वल टू ओमेगा आर एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बिकम इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये ना न्यूमेरिकल्स के लिए दिया जाता है। अगर कभी तुमको क्वेश्चन में दिए नो स्लिपिंग या प्योर रोलिंग, इसका मतलब वो आपकी कैलकुलेशन सिंपल कर रहा है। तू सोच, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट पूछूं तो तुम क्या करोगे? अंडर रूट ऑफ ओमेगा आर स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्क्वायर, है ना? बट अगर मैं ये कंडीशन दे दूं तो तुम्हारा आंसर बहुत सिंपल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर दैट इज रूट 2v। तो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए ये चीज दी जाती है, प्योर रोलिंग नो स्लिपिंग। अच्छा, प्योर रोलिंग नो स्लिपिंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि ये पॉइंट रेस्ट पे है। हमेशा ये नहीं होता कि पॉइंट रेस्ट पे है। किस केस में? जैसे ऐसा सोचो, एक ट्रक है, ये ट्रक जा रही है किसी वेलोसिटी से, हमको नहीं पता किस वेलोसिटी से। मैंने तुमको बोल दिया इसके ऊपर दिस पॉइंट इज नो स्लिपिंग। इसका मतलब इस पॉइंट की पीछे वेलोसिटी थी ओमेगा आर, आगे वेलोसिटी कितनी थी? VCOM। तो VCOM माइनस ओमेगा आर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ, ये मतलब है इसका। यहां पे वेलोसिटी ऑफ ट्रक ही 0 है, ग्राउंड के केस में ये VT 0 हो जाता है, इसलिए ये दोनों सेम आ जाते हैं। बात समझ आई? सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ऑफ। सो रिलेटिव सॉरी नो स्लिपिंग एंड प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट समझो। इसका मतलब ये होता है कि इस पॉइंट की, जो बॉल का बॉटम मोस्ट पॉइंट है, उसकी और उसके जस्ट नीचे जो सरफेस है, उन दोनों में कोई स्लिपिंग नहीं होगी। मतलब उन दोनों का मोशन एग्जैक्टली सेम है। बात समझ आई? अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। ऐसा सोच, कोई चीज प्योर रोलिंग कर रही है, अगर मैं यहां से बॉल ऐसे फेंक दूं तो प्योर रोलिंग करती है? अरे करती है नहीं करती? सोच, लॉजिकली सोच। मान ले कोई चीज प्योर रोलिंग कर रही है ग्राउंड पे, तो जैसे ही प्योर रोलिंग कर रही है या ऐसे घूम रही है, बस घूमते हुए आगे जा रही है, तो इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन कितना है? 0, इंस्टेंटेनियसली।
और कितना है? 0 तो इस पॉइंट पे क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है? सोच के देखो, इस पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं, अगर लगती तो इसका नेट एक्सेलरेशन जीरो आता ही नहीं यार। इस पॉइंट को देख, इस पॉइंट को, इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन कितना है प्योर रोलिंग के केस में? जीरो, क्योंकि दोनों सेम है, कट जाएंगे जीरो। अगर नेट एक्सेलरेशन जीरो है तो इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियसली कोई फोर्स, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, मतलब इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियसली फ्रिक्शन का होना पॉसिबल, फ्रिक्शन जीरो है, फ्रिक्शन जीरो है। रियलिटी में जो ये ऑब्जेक्ट्स रुकते हैं ना, उनको हवा रोकती है, हवा का फ्रिक्शन, रेजिस्टेंस ऑफ एयर, इनको फ्रिक्शन हमें लगता ही नहीं फ्रिक्शन। कुछ बात समझ आ रही है? प्योर रोलिंग समझ में आया कॉन्सेप्ट? तुम बाहर जाके किसी को बोलोगे ना यार फ्रिक्शन थोड़ी रोकती है बॉडी, समझ रहे हो पागल है तुम, कैसी बातें कर रहे हो। पर रियलिटी यही है क्योंकि प्योर रोलिंग के बाद प्रैक्टिकली फ्रिक्शन जीरो हो जाता है, उसका होना ना होना मतलब इट इज ऑफ नो यूज। मैं ये नहीं कह रहा हूं इस सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ऐसा नहीं बोला मैंने। मैं कह रहा हूं प्योर रोलिंग के बाद फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो जाएगी, तो उस सरफेस का फ्रिक्शन होना ना होना उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। उसको रियलिटी में अगर आप समझो, रियलिटी में इस ऑब्जेक्ट को कौन रोकता है? तो एक तो हवा का, एयर का रेजिस्टेंस रोकता है, और दूसरा, अब ये जैसे टाइल देखो, ये तो एग्जैक्टली ठीक है, स्मूथ हो गया, इसमें अगर यहाँ से बॉल फेंकूंगा थोड़ा दूर तक जाएगी, रोड पे फेंकूंगा तो थोड़ी सी दूर जाके रुक जाएगी, क्योंकि रोड ऐसे ना उबड़ खाबड़ होती है, प्रैक्टिकल बता रहा हूं ऐसे थोड़ी। तो ये इनका भी नॉर्मल फोर्स लगने लगता है, कुछ छोटे छोटे माइन्यूट नॉर्मल फोर्सेस, वो भी रोकने में हेल्प करता है, बट फ्रिक्शन उसको रोकता, फ्रिक्शन लगता ही नहीं प्योर रोलिंग। कुछ बात समझ आई? प्योर रोलिंग का मैं तुम्हें एक चीज करके बताता हूँ प्योर रोलिंग की। ये सब लिख लेना एक सेंटेंस में कि प्योर रोलिंग के बाद फ्रिक्शन जीरो हो जाता है, प्रैक्टिकली बॉडी को हवा रोकती है। ये मिटा दूं? देखिए हाँ
मैं तेरे को बताता हूँ फ्रिक्शन और फ्लोट रोलिंग का क्या केस होता है और एक क्वेश्चन भी बताता हूँ। सुन मेरी बात, अपने पास एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर क्या होती है, मोटी रिंग की मोटी डिस्क, डिस्क का कितना होता है mr²/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं इसका अपन, कैलकुलेशन में काम आएगा। mr²/2 मास कितना है 4, r कितनी है 1, तो m × r²/2 कितना है 2 kg/m²। सही है? सुन मेरी बात, मैंने ना इसको बॉल को ऐसे, इसको थोड़ा फील करो, बॉल ली मैंने, उसको अपनी तरफ रोटेट करके आगे धक्का दिया, क्या वो स्लिप करेगी? अरे करेगी नहीं करेगी? थोड़ी सी दूर स्लिप करेगी, उसके बाद प्योर रोल करने लग जाएगी। बात समझ आई? अभी मैं तुमको करके दिखाऊंगा, बाहर से अपन एक बॉल लेंगे, वहां रखिए दूसरे कमरे में, करके दिखाता हूं। तुमने देखा है, तुमने ऐसा कभी ऑब्जर्व किया है? मैं दिखाता हूं तुमको भी। सो जब ये बॉल स्लिप करती है, सोच, तो जब ये बॉल स्लिप करेगी क्या उस टाइम पे फ्रिक्शन लगेगी? बिल्कुल सी बात है। जब ये बॉल स्लिप करेगी तो बॉल पे फ्रिक्शन, वो फ्रिक्शन क्या करेगी, इस बॉल की फ्रिक्शन क्या करता है, कभी भी वो चाहता है स्लिपिंग कम से कम हो या ना हो, तो वो स्लिपिंग को कम करेगी, और जिस पॉइंट पे वो स्लिपिंग बंद कर देगी उसके बाद ये बॉल प्योर रोल करने लगेगी और उसके बाद फ्रिक्शन आएगा। ये होता है रियल लाइफ, ठीक है? मतलब इवेंचुअली दिस बॉल will move with a particular velocity v and it will rotate with omega, and that too omega is equals to v/r, v/c/u/m, मतलब प्योर रोल। एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा जिस पे ऐसा हो जाएगा, हमको इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है। बात समझ आई? कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आया करें, देख नेट टॉर्क 0 है, क्यों? फ्रिक्शन अगर इस पे लगी पीछे तो सरफेस पे लगी आगे, तो फ्रिक्शन का टॉर्क कैंसिल आउट होगा, तो नेट टॉर्क 0, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर। देख इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं, मान ले मैं ये पॉइंट ले लेता हूं, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट ले लिया मान ले मैं, बॉल के पीछे, ठीक है? ध्यान से देखना, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल। सबसे पहले इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। सबसे पहले m इनटू दिस डिस्टेंस इनटू v, यस और नो? तो मास कितना है 4 इनटू रेडियस इज 1 इनटू वेलोसिटी इज, और r वेक्टर ऐसे है, सो r क्रॉस v अंदर एंड I ओमेगा बाहर, सो माइनस I इंटू ओमेगा। ये आया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। कौन सा एंगुलर मोमेंटम? इनिशियल। दिस इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम में अंदर और ओमेगा का भी अंदर, दोनों एंगुलर मोमेंटम अंदर, दोनों ऐड करने हैं। देख फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या लिखा मैंने, मास इनटू रेडियस इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस 2 इनटू ओमेगा। बट क्योंकि फाइनल कंडीशन में ये प्योर रोल कर रही है, हम ओमेगा को लिख सकते हैं v/c/u/m। देख इक्वेशन मिली, v/c/u/m का आंसर आएगा यहां से। सो दो बातें, पहली चीज, जो प्योर रोलिंग या नो स्लिपिंग दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि आप ओमेगा को v/c/u/m के टर्म्स में लिख पाओ कैलकुलेशन के लिए। कभी भी प्योर रोलिंग स्लिपिंग दिख जाए तो समझ जाना ओमेगा और v में रिलेशन दिया है, बैकग्राउंड में चलना चाहिए, ओमेगा v में रिलेशन दिया है, ठीक है? और प्योर रोलिंग जब तक नहीं होती है, अगर बॉडी स्लिप कर रही है तो वहां फ्रिक्शन है, बट जब बॉडी स्लिप नहीं कर रही तो वहां फ्रिक्शन का कोई काम। बात समझ आई?